ये आ गया एक और नया कॉन्फ़िगरेशन। आपने कभी सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, कभी सिन एंटी पढ़ा, कभी आपने ईजेड पढ़ा, अभी आपने पढ़ा था RNS कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हमने बोला था एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब हम एक और पढ़ रहे हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कैपिटल डी कैपिटल एल। आपको स्मॉल डी स्मॉल एल तो याद आ रहा होगा ना। स्मॉल डी इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं। स्मॉल डी इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी which can be represented by a positive sign also, and small l is levorotatory with or a negative, उसको हम एक और रिप्रेजेंटेशन देते हैं, माइनस साइन लगा देते हैं तो वो हो जाता है लिवोरोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लिवोरोटेटरी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली ही पता चलता है, ये हम स्ट्रक्चर देख के नहीं बता सकते। पर ये जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है कैपिटल डी या कैपिटल एल, ये हम स्ट्रक्चर देखकर भी बता सकते हैं, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर देखकर ही बता सकते हैं। इसका बेसिस जो है वो है ग्लिसरल्डिहाइड। इसका बेसिस क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड। सो इफ एनी कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम or can be converted into D-glyceraldehyde, it belongs to D series, otherwise capital L series. What does it mean? For example, ये है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड, ये हमारा है कैपिटल D और ये है कैपिटल L। अब ये कैसे डिसाइड होता है? देखो, यदि इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 तो दिस इज अ कायरल सेंटर, सेकेंड कार्बन इज द कायरल सेंटर। इस कायरल सेंटर का जो OH है, OH वो किस में है? वो राइट हैंड साइड पर है। ये जो OH है ये है राइट हैंड साइड पर। इसलिए ये डी फॉर्म है, और ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये है लेफ्ट हैंड साइड में, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको इसलिए हमने बोला है कैपिटल एल फॉर्म। इसी के बेसिस पे हमें नॉर्मली शुगर्स और अमीनो एसिड्स में कैपिटल डी या कैपिटल एल फॉर्म वर्ड यूज करने को मिलता है। कैपिटल डी और एल फॉर्म हम नॉर्मली किसके यूज करते हैं? ये हम यूज करते हैं शुगर्स में और अमीनो एसिड्स में। वहां हम कई बार ऐसे डिफाइन करते हैं, अ कंपाउंड which can be obtained from or which can be converted into D-glyceraldehyde belongs to D series, otherwise L series. Otherwise L series, and this is decided on the basis of highest chiral center. हाईएस्ट कायरल सेंटर। देखो, अभी पहली बात आपको क्या समझनी है कि डी और एल कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका बेसिस है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड का जो कायरल सेंटर है ये वाला, उसका OH यदि राइट हैंड साइड में था तो हमने कैपिटल डी बोला, उसका OH यदि लेफ्ट हैंड साइड में था तो हमने कैपिटल एल बोला।
और ये नॉर्मली अपने को दिखेगा शुगर्स और अमीनो एसिड में, और ऐसे डिफाइन किया हुआ है उसको कि जब एक कंपाउंड को हम डीग्लिसरॉल्डिहाइड से बनाएं या उस कंपाउंड को डीग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सके तो वो डी सीरीज का है, नहीं तो एल सीरीज का है। पर उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसकी एग्जांपल्स यदि आप देखोगे, एग्जांपल्स यदि एग्जांपल्स देखें तो सबसे कॉमन एग्जांपल आप ये लो, CHO, ये है डी ग्लूकोज। अब हमें देखना है कि ये डी ग्लूकोज क्यों है। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। इसमें आपके पास सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो है ये 4 कायरल सेंटर्स हैं। देर आर 4 कायरल सेंटर्स, ये 4 कायरल सेंटर्स हैं। ओके, and highest chiral center is which one? Highest chiral center is highest chiral center is 5th कार्बन। ये है जो हाईएस्ट कायरल सेंटर है, वो 5th कार्बन है। उसका OH is on the right side. On the highest chiral carbon, OH is on 5th carbon, OH is on the right side. Therefore it is D, क्योंकि इस हाईएस्ट कायरल सेंटर का OH राइट हैंड साइड में था, इसलिए वो D कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। यदि अपन फ्रक्टोज की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल यदि मैं फ्रक्टोज ले लूं तो CH2OH, then C double bond O, अब यहां पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हाईएस्ट कायरल सेंटर जो है वो 5th है, और उसका OH जो है वो राइट हैंड साइड में है, इसलिए इसका नाम है डी फ्रक्टोज। दिस इज डी फ्रक्टोज। ठीक है, समझ रहे हो आप इसका मीनिंग? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूं। अब यहां पे आप देखो, ये NH2 जो अमीनो एसिड का NH2 है, ये कौन से साइड पर है? ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसलिए इसका नाम है L फॉर्म है। ये इसका NH2 राइट हैंड साइड में है, इसलिए इसका नाम कैपिटल D फॉर्म है। बहुत सिंपल सी बात है, आप देख लो। आपको हाईएस्ट कायरल कार्बन देखना है, हाईएस्ट कायरल कार्बन देखना है। उस कायरल कार्बन पे OH या NH2 राइट हैंड साइड पे हुए तो आप बोलोगे कैपिटल D फॉर्म, और लेफ्ट हैंड साइड पे बोलोगे आप उसको कैपिटल L फॉर्म। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहां पे यदि आपका मन कर रहा है कि चलो RNS भी निकाल के देखते हैं, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। 1 से 2 से 3 गए R पर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे है तो हमने इसको बोल दिया S। यहां पे देखो 1, 2, 3, 1 से 2 से 3 गए तो कौन सा फॉर्म है? ये देखो, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, पर हॉरिजॉन्टल पे है तो इसको हमने बोला R। तो आपको लग रहा है L मतलब S, D मतलब R, पर ये हमेशा सही नहीं होता, ये तो चांस की बात है। L का, कैपिटल L का स्मॉल l से कोई लेना देना नहीं है, एंड कैपिटल D का स्मॉल d से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही उनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना है। अभी कुछ और एग्जांपल्स देके फिर अपन कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि व्हाट एक्चुअली डू वी वांट टू से। नेक्स्ट एग्जांपल इज
चलो इनको अपन देखते हैं। पहले अपन डी और एल बता देते हैं। ये हाइरस कायरल, इसका ये राइट हैंड साइड में, तो ये कैपिटल डी। ये लॉन्गेस्ट चेन, इसका ये इधर है, तो ये भी डी। ये लॉन्गेस्ट चेन, इसका NH2 इधर है, तो ये एल। ये लॉन्गेस्ट चेन, इसका NH2 इधर है, इसलिए ये एल। हमने सिर्फ ये देखा, बस ये पॉइंट्स देखे बस। ये देखे बस, और कुछ भी नहीं देखा। अब इसका आर निकालें, यदि अपन आर सोचे RS निकालें, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पर हॉरिजॉन्टल पे है, इसलिए हमने इसको बोल दिया आर। यहां देखो 1, 2, 3, ये हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पर ये क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है ये वाला, इसलिए आर। यहां देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये हम कैसे जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एस। यहां देखो ये 1, ये 2, ये 3, इसमें हम कैसे जा रहे हैं, हम इसमें क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पर हम इसको बोलेंगे एस। तो आपको लग रहा होगा शायद डी का मतलब आर और डी और एल का मतलब एस है, तो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। अब आपके बाद हमारे पास है ये अब आपको कुछ कन्वर्जन करके फिर बताती हूं मैं, है उसी तरह के एग्जाम्पल, पर कुछ कन्वर्जन करने के बाद हमको देखना पड़ेगा ये, नहीं तो देखो कैसे चेंज आ जाता है। इसमें हम देख रहे हैं एक रूल होता है, जब भी फिशर प्रोजेक्शन लिखते हैं ना, तो रूल ये कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन हमेशा वर्टिकल होनी चाहिए और जो फर्स्ट कार्बन है वो ऊपर होना चाहिए। मान लो जैसे यहाँ पे CH2OH और COH, चलो ये तो मान लिया वर्टिकल जो है, जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है वो वर्टिकल है, पर COH क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में जब नॉमेनक्लेचर करते हैं हम, तो COH को प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर 1 देते हैं ना, तो इसको टॉप पे ही होना पड़ेगा। तो हमें इसको पहले मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इस फिशर प्रोजेक्शन को एक आइडेंटिकल फॉर्म में। तो मुझे यदि COH यहां चाहिए, तो मैं इसको यहां करूंगी और इसको यहां करूंगी, तो फिर मुझे यदि आइडेंटिकल में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपको जैसे भी सिखाया था, ये यहां एक्सचेंज होंगे, तो मैं इनको यहां एक्सचेंज करूंगी। ठीक है, अब मैं एक्सचेंज करने के बाद इसको ऐसे लिख देती हूं, COH ऊपर लिख दिया, CH2OH यहां लिख दिया, ये मैंने NH2 कर दिया और ये मैंने H कर दिया। अब आप देखो क्या चेंजेस आते हैं। पहली बात, यदि मैं इसको लिखती तो मैं इसको बोलती ये डी फॉर्म है। पहले तो RS देख लेते हैं अपन, ये नंबर 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए ये R है। ये हमारा 1 2 3, ये कैसे जा रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, पर ये R है। इसका मतलब हमने जो फिशर प्रोजेक्शन में मैनिपुलेशन किया है, उसने हमें आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन दिया है, और मैनिपुलेशन भी तो हमने यहां से यहां चेंज किया, यहां से यहां चेंज किया, तो उसने आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन तो देना ही था। अब हम यदि इसकी बात करें, यहां पे H क्या है, इस साइड पे है, तो हम इसको बोलेंगे कैपिटल D। यदि हमने ये चेंज नहीं किया होता तो ये कैपिटल L होता, वो गलत हो जाता, वो सही नहीं होता। तो हमें प्रॉपरली देखने के लिए ये कन्वर्जन करना ही पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट चेन को वर्टिकल रखें, और लॉन्गेस्ट चेन का जो फर्स्ट कार्बन जिसको नेम करना है, नंबर करना है, वो टॉप पर ही होना चाहिए। तो ये R और D हो गया। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूं। अब इसको जब मैनिपुलेट करना है अपने को, तो हमें पता CH2OH यही चाहिए, पर COH ऊपर चाहिए, तो अपन क्या करें, अपन इसको होल्ड करके इनको आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, ऐसे घुमा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है आप देखो, ये आ गया NH2, ये आ गया COOH, ये आ गया H, और ये आ गया CH2OH। पहले इसका RS देख लेते हैं अपन।
तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 था। तो ये क्या आ रहा था हमारे पास में, S आ रहा था, क्योंकि H हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी वाला वर्टिकल कॉलम पे है, वर्टिकल लाइन पे है, और ये जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमने इसको बोल दिया S। यहाँ पे ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, 1 से 2 से 3 जब हम जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पर H क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो हमने इसको बोला S। तो इसका मतलब हमारा जो कन्वर्जन था वो सही था, सेम कॉन्फ़िगरेशन आ गए हैं दोनों के। अब हम यदि बात करें ये L है कि D है, तो ये वाला जो है क्योंकि इसका NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, ये है L फॉर्म है, ये S है और ये L फॉर्म है, जबकि यहां पे हम करते तो हमारा आंसर गलत आ जाता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसी चीज को समझाने के लिए। जैसे मान लो मेरे पास है COOH, फिर हमने यहां पे ले लिया NH2, फिर हमने यहां पे लिया CH2OH और फिर यहां पे ले लिया H। अब यहां पे भी हमको मैनिपुलेट करना पड़ेगा क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास CH2OH नहीं आ रहा है, तो हम जब इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं तो ये ऐसे हो रहा है, COH यही है पर हम इनको आपस में घुमा रहे हैं, मतलब CH2OH को मैं यहां लाती हूं, H को मैं यहां लाती हूं, NH2 को मैं यहां लाती हूं, ये इनको ऐसे घुमा दिया मैंने, तो CH2OH नीचे आ गया, H वहां चला गया, NH2 वहां चला गया। अब ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सही है कि नहीं गलत है, ये देख लें, ये 1, ये 2, ये 3, ये ऐसे जा रहा है तो ये R है। इधर देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, पर H हमारा क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो एंटी क्लॉकवाइज होते हुए भी हमारे पास R है। तो हमारे दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गए। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि NH2 हमारा राइट हैंड साइड पे है इसलिए ये हमारा फॉर्म हो गया D, ये है D फॉर्म है, ये समझो। पर एक एग्जाम्पल और लेते हैं जहां पे हमारे पास, एक ही एग्जाम्पल ले लो आप, उसमें है COH, ये NH2, ये H और ये CH2OH। इस कंपाउंड का नाम है सिस्टीन, ये है सिस्टीन। अब इसका देखो अपन कॉन्फ़िगरेशन देखें यदि, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है इसलिए हमने इसको बोला S, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है इसलिए हमने इसको बोल दिया S। पर ये था 1, ये था 2, ये था 3, तो हम गए हैं 1 से, ये 16 है ना, तो ये तो SH होना था, आई एम सॉरी, ये SH होना था, इसलिए ये प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, और अब हमारे एरो हेड्स बदल जाएंगे। आप देख रहे हो, एक बार ध्यान से देखो, यहाँ SH था तो CH2SH और COH है, तो यहाँ पे कार्बन के बाद O था, यहाँ कार्बन के पास S था, तो इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में ज्यादा मिलेगा। तो 1 से 2, तो हम यहाँ से गए हैं 1 से 2, 2 से 3, तो हम गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, पर H क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे है इसलिए हमने इसको बोला R, और ये NH2 लेफ्ट हैंड साइड में है तो हमने इसको बोला L। तो अब आप इस चीज से बिल्कुल क्लियर हो जाते हो कि वैसे हमें मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में ऐसा दिखा कि D जो था वो R था, S जो था वो L था, पर ये यूनिवर्सली ट्रू आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये एग्जांपल है, सिस्टीन का एग्जांपल है, जहां पे ये R फॉर्म है पर L कॉन्फ़िगरेशन है। इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R है और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल L है। ओके, तो इस तरह हम ये जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि कैपिटल D और R सेम होते हैं और कैपिटल L और S सेम होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमारे पास एक एक्सेप्शन आ गया, ये एक एक्सेप्शन आ गया। ये किस चीज का एक्सेप्शन है? ये हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर 12। ये एग्जाम्पल नंबर 12 है। उस एग्जाम्पल नंबर 12 में आप देख रहे हो कि R के साथ L है, R के साथ में कैपिटल D नहीं है।
तो अब आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है। एंड लेट मी मेक इट क्लियर, कैपिटल डी का स्मॉल डी से कोई लेना देना नहीं है और कैपिटल एल का स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं है। हमें डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी सब्सटेंस कौन सा है नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा। जबकि कैपिटल डी और कैपिटल एल जब हम इस तरह स्ट्रक्चर लिखते हैं और हाईएस्ट कायरल सेंटर पे OH की या NH2 की पोजीशन देख लेते तो ही हमको समझ में आ जाता है कि यदि हाईएस्ट कायरल सेंटर पर OH राइट में है तो कैपिटल D और लेफ्ट में है तो कैपिटल L। वैसे ही NH2 जब अमीन्स होंगे तो हमारे पास हाईएस्ट कायरल सेंटर पे NH2 देखेंगे हम, यदि NH2 राइट में है तो कैपिटल D और लेफ्ट में है तो कैपिटल L। वी हैव another system of configuration that is called erythro and thrio। इस चैप्टर में आपने डिफरेंट टाइप ऑफ नॉमेनक्लेचर ही तो सीख रहे हो, कभी RNS सीखते हो, कभी कैपिटल D कैपिटल L, कभी सिस ट्रांस, कभी EZ। अब एक और आ गया आपके पास नया, उसका नाम है erythro and thrio system of nomenclature। erythro and thrio system of nomenclature। इसमें क्या है, आपके पास 2 कायरल सेंटर होने ही चाहिए और कम से कम दोनों कार्बन पे एक एक ग्रुप सेम होना ही चाहिए। मतलब क्या कंडीशन हो गई, 2 कायरल सेंटर्स and 2 groups attached to the 2 asymmetric carbon atoms must be same। must be same। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, चलो अपन ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हुआ, अब यहां पे आप देखो सिमिलर ग्रुप्स, एटलीस्ट 1 सिमिलर ग्रुप की बात हो रही है। तो ये जो सिमिलर ग्रुप्स हैं ये सेम साइड पर है, ये ऑपोजिट साइड पर है, इसलिए ये सेम साइड होने के कारण इसको क्या बोलोगे आप, इरिथ्रो। इरिथ्रो इज सेम साइड, इरिथ्रो सेम साइड। ये थ्रियो, थ्रियो इज ऑपोजिट साइड, थ्रियो इज ऑपोजिट साइड। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, चलो यहाँ पे ले लेते COOH ले लेते हैं, यहाँ पर CH2OH ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 ले लेते हैं, यहाँ पर भी CH3 ले लेते हैं, यहाँ पे OH ले लेते हैं, यहाँ पे H ले लेते हैं। तो आपके पास दिख रहे हैं ये 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं आपको, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। पर जब ये 2 सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं, और इसी का एक और फॉर्म यदि हम बना दें, ये COOH है, ये OH है, ये CH3 है, ये भी CH3 है, और ये H है, और ये CH2OH है। तो ये यदि सेम साइड पे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इरिथ्रो। और यहाँ पे ये वाले ग्रुप्स देखो ऑपोजिट साइड पे है ना सेम ग्रुप्स, इसलिए इसको बोलेंगे थ्रियो। थ्रियो एंड इरिथ्रो। थ्रियो इज ऑपोजिट साइड, थ्रियो इज सेम साइड। जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो इरिथ्रो बोलेंगे, जब सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे होंगे तो थ्रियो बोलेंगे। यहाँ पे सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे थे तो हमने इसको बोला इरिथ्रो, यहाँ पे सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे थे तो हमने इसको बोल दिया थ्रियो।
तो इसको बोलते थ्रियो और एरिथ्रो सिस्टम। एक और सिस्टम है एपिमर्स। व्हाट आर एपिमर्स? एक और टर्म है वो है एपिमर्स। क्या होते हैं एपिमर्स? दे डिफर in the configuration at only one carbon. They have same molecular formula, but differ in configuration, differ in configuration at one carbon. Only at one carbon उनका अलग रहेगा। For example, ये एग्जाम्पल देखा जाए यदि, तो हमारे पास है, ये आप पहचान गए होंगे, फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनके नाम पता है आपको? ये कौन है? ये है डी ग्लूकोज, ये है डी मैनोज, और ये है डी गैलेक्टोज। अब यहां आप देखो, यदि नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहां देखो आप, थर्ड कार्बन सबका सेम है। थर्ड क्या, बाकी सबके सेम है। डिफरेंस कहां पे आ रहा है ये देखना है अपने को। ये यहां ऐसा है, ये यहां अलग है, और ये यहां अलग है। जो ब्लू से मैंने किया है वो अलग है। आप यदि कंपेयर करोगे तो आपका इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ सेकेंड कार्बन पे है। जो डिफरेंस है सिर्फ सेकेंड कार्बन पे, और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो डिफरेंस जो है वो फोर्थ कार्बन पे है। इन दोनों में भी डिफरेंस फोर्थ कार्बन पे है, इन दोनों में भी डिफरेंस फोर्थ कार्बन पे है, इन दोनों में सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस है। आप देख रहे हो यहां पे इसका सेकेंड कार्बन, इसका सेकेंड कार्बन अलग है, थर्ड कार्बन सेम है, फोर्थ कार्बन अलग है। इससे ये एक से ज्यादा पे डिफरेंस है, इसे ये आपस में नहीं कहलाएंगे एपिमर्स। पर यहां पे आप क्या बोलोगे? इफ दिस इज 1, this is 2, this is 3, then 1 and 2 are epimers and 1 and 3 are epimers। क्योंकि हमने एपिमर्स के लिए बोला कि सिर्फ एक कार्बन पे उन्होंने डिफर करना चाहिए। यदि मैं फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करती हूं तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस है। आप देख लो, सेकेंड कार्बन का OH इधर यहां है और इसका OH लेफ्ट हैंड साइड में है, इससे दोनों एपिमर्स है। फर्स्ट और थर्ड को देखो, उनमें डिफरेंस सिर्फ फोर्थ कार्बन पे, ये रहा फोर्थ कार्बन, ये रहा फोर्थ कार्बन, इसलिए वो दोनों भी एपिमर्स हैं। यदि आप सेकेंड और थर्ड को देखते हो तो सेकेंड पे डिफरेंस है, थर्ड पे सेम है, और फोर्थ में फिर डिफरेंस आ गया, इसलिए हम सेकेंड और थर्ड को एपिमर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो चीज रह जाती है वो है एनोमर्स। कि एनोमर्स क्या चीज होती है, अपन एनोमर्स से भी अब डील कर लेते हैं। पहले आप देख लो इरिथ्रो और थ्रियो क्या था और एपिमर क्या थे। अब इसमें भी यदि हम देखें कि सिर्फ एक जगह डिफरेंस हो, यदि एक एग्जाम्पल अपन और लेना चाहें, एग्जाम्पल नंबर 2 यदि मैं लेती हूं तो मेरे पास है ये CH3 ले लेते हैं, ये OH ले लेते हैं, ये H ले लेते हैं, फिर यहाँ पे OH ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे C2H5 ले लिया, एक ये ले लिया, और एक हमने ले लिया CH3, यहाँ पे OH कर दिया, यहाँ पे H कर दिया,
यहाँ पे OH रहने दिया, यहाँ पे H किया, यहाँ पे C2H5 किया, तो आप देख रहे हो कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस सिर्फ इस कार्बन पे आ रहा है, देख रहे हो ना, बाकी सब कुछ सेम है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे ये भी है ना। तो फिर इसको यदि नंबर 1 दें और इसको यदि नंबर 2 दें तो हम 1 के लिए क्या लिखेंगे, 1 क्या है, 1 है इरिथ्रो है, और क्या है, 2 क्या है, थ्रियो है, एंड 1 एंड 2 क्या है आपस में, दे आर एपिमर्स। तो एपिमर्स और इरिथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम आप समझ गए हो। अब हमारे पास बचता है एनोमर्स। अब हम देख लेंगे कि एनोमर्स क्या चीज होती है। एक और सिस्टम होता है एनोमर्स। एनोमर्स अब देखते हैं पर एनोमर्स क्या होते हैं। एक्चुअली दे डिफर only at the carbonyl carbon in their configuration. फॉर एग्जाम्पल, इसको भी बिना एग्जाम्पल मैं नहीं समझा पाऊंगी आपको, आप एग्जाम्पल देखो। फिर वही ग्लूकोज, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। This is open chain structure of D-glucose. Now I convert it to the cyclic form. Cyclic form, which is actually अपन कर रहे हैं हेमी एसिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन से जब मैं इसका साइक्लिक फॉर्म बनाती हूं तो ये ऐसा बनता है। ये है साइक्लिक पायरानोज। स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। अब ये आप देखो, इसका जो फर्स्ट कार्बन है इसी का एक और फॉर्म हो सकता है, ये। अब ये OH क्योंकि राइट हैंड साइड में है, कार्बोनिल कार्बन का OH ये राइट हैंड साइड में है, इसलिए ये अल्फा फॉर्म है, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए ये बीटा फॉर्म है। और ये बहुत एक दूसरों से डिफरेंट होते हैं। अल्फा फॉर्म से स्टार्च बनता है, बीटा फॉर्म से बनता है सेलुलोज। अल्फा फॉर्म जो है वो स्टार्च का मोनोमर है और बीटा फॉर्म जो है वो सेलुलोज का मोनोमर है। तो आप देखो पूरा स्ट्रक्चर सेम है। यदि मेरे पास ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक फॉर्म में, और ये हेमी एसिटल फॉर्मेशन है क्योंकि मेरे पास एक कार्बोनिल ग्रुप भी है और मेरे पास अल्कोहल ग्रुप भी है, और हमें पता है कार्बोनिल ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप जब फर्स्ट टाइम रिएक्ट करते तो हेमी एसिटल बनते, फिर और यदि रिएक्ट करते हैं तो फिर एसिटल बनते। तो यह भी हेमी एसिटल फॉर्म में है।
और इसमें हमें ये भी दिख रहा है कि फर्स्ट कार्बन पे जो कार्बोनिल कार्बन था उसका OH यदि राइट हैंड साइड पे है तो ये अल्फा फॉर्म है, उसका OH यदि बीटा फॉर्म है, ये एक दूसरों के एनोमर्स हैं. अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर द एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज एंड दे हैव देयर आइडेंटिटी. इन द सेम वे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज में हम ऐसा लिखेंगे CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर थर्ड कार्बन का OH इधर जाएगा, H इधर, फिर ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये है हमारे पास सिक्स्थ कार्बन. इसका जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं. 1 2 3 फोर्थ कार्बन, फिफ्थ, अब आप यहां पे देखो ये कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है. इसका OH जो है वो राइट हैंड साइड में है, इसका OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और इसका यही सेकेंड कार्बन जो है वो कार्बोनिल कार्बन है. ठीक है, तो ये एक्चुअली जो रिंग बनी है ये बनी है फ्यूरानोज रिंग है, ये फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है. पर हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेकेंड कार्बन है उसके कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है. एक में OH राइट हैंड साइड में है, एक में OH लेफ्ट हैंड साइड में है. इसलिए क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है तो इसको हम बोलेंगे ये तो अल्फा फॉर्म है, और इसका OH लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए हम इसको बोलेंगे ये बीटा फॉर्म है. तो आपको एनोमर का मतलब समझा. एनोमर और एपिमर में ये डिफरेंस है कि एनोमर्स भी एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग रखते हैं और एपिमर्स भी एक ही कार्बन पे अलग अलग रखते हैं. पर आप एनोमर्स तब बोलोगे जब वो कार्बोनिल कार्बन पे डिफरेंस आएगा. जैसे ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन कार्बोनिल कार्बन था ना, CHO ग्रुप फंक्शन ग्रुप, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है ना, तो फर्स्ट कार्बन में डिफरेंस आया, इससे ये दोनों एनोमर्स एक अल्फा फॉर्म है एक और एक बीटा फॉर्म है. यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन सेकेंड कार्बन है, इससे यदि आप देखोगे तो ये सेकेंड कार्बन और ये भी सेकेंड कार्बन है जहां पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आया है. यहाँ पे भी आप देखो तो ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, तो सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस आया है. पर वो सेकेंड कार्बन फ्रक्टोज का कार्बोनिल कार्बन था. इससे आपको ये याद रखना है कि एनोमर्स तब बोलोगे जब किसी कार्बोनिल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगा, चाहे वो फर्स्ट कार्बन हो चाहे वो सेकेंड कार्बन हो. और उसमें ऐसा रहेगा कि यदि OH राइट हैंड साइड में है तो हम अल्फा फॉर्म बोलेंगे जैसे यहाँ पे भी, और OH यदि लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम बीटा फॉर्म बोलेंगे जैसे यहाँ और ये यहाँ पे. तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर एक्चुअली एनोमर्स, जबकि ग्लूकोज और मैनोज क्या थे, वो एपिमर थे. ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या थे, वो एपिमर्स थे. और हमने उनका कंपैरिजन किया था जब सबके डी फॉर्म्स लिए थे. यहाँ पे भी हमने सबके डी फॉर्म लिए हैं, ये भी डी फॉर्म है. यदि आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये भी तो डी फॉर्म है, तो हमने डी फॉर्म लिया. यदि डी फॉर्म लिया एक का और एक का एल फॉर्म लिया तो फिर हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है वो दो जगह आ जाएगा. ऐसा हम नहीं कर सकते. इससे या तो मैं 2 डी ग्लूकोज को कंपेयर करूंगी, या मैं 2 एल ग्लूकोज को कंपेयर करूंगी, या मैं 2 डी फ्रक्टोज को कंपेयर करूंगी, या मैं 2 डी एल फ्रक्टोज को कंपेयर करूंगे. पर हमें मालूम है कि डी ग्लूकोज वाला फॉर्म ही ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है. तो आपके पास ये अल्फा और बीटा फॉर्म हो गए जो ग्लूकोज के एनोमर्स हैं, और ये अल्फा और बीटा फॉर्म्स हो गए जो डी फ्रक्टोज के एनोमर्स हैं.